ये है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है, निम्नलिखित ऐतिहासिक मंदिरों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा मंदिर है वो नागर शैली में निर्मित है। सामान्यतः जो है भारत में 3 प्रकार के मंदिरों की चर्चा की जाती है। नागर शैली, जो कि भारत के उत्तरी भागों में जो है इस प्रकार के मंदिर के उदाहरण मिलते हैं। वहीं बात करें वेसर शैली, जो कि मध्य वाले भाग में, यानी इन दोनों शैलियों के संगम को ये अपने अंदर समाये हुए हैं। वहीं तीसरी बात करें तो द्रविड़ शैली, जो कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के उदाहरण है और इस प्रकार 3 शैलियों की चर्चा की जाती है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नागर शैली में जो है इसमें कौन से हैं। तो पहला कथन जो है ये कर रहा है कि सूर्य मंदिर कोणार्क। तो सूर्य मंदिर कोणार्क जो कि उड़ीसा में है और यह जो है एक नागर शैली का उदाहरण है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है। और यदि यहाँ पर पहला कथन सही है तो यहाँ पर जो है विकल्प डी गलत हो जाएगा। दूसरा कथन ये कर रहा है कि दशावतार मंदिर विष्णु मंदिर देवगढ़। तो यहाँ पर ये देवगढ़ जो यूपी में है ये, और इस प्रकार जो है ये भी एक नागर शैली का उदाहरण है। यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है सही है, तो विकल्प ए जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा ये कह रहा है विरूपाक्ष मंदिर मैसूर, ये जो है नागर शैली का उदाहरण नहीं है और इस प्रकार जो है ये तो कर्नाटक के बेल्लारी जिले के हम्पी में स्थित है ये विरूपाक्ष मंदिर, और ये जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। और यहाँ पर जो है ये जो विरूपाक्ष है ये शिव का रूप है, ये आपको ध्यान रखनी है। और ये जो है द्रविड़ शैली का उदाहरण है, क्योंकि ये जो है दक्षिण इंडिया के जो है मंदिर है। और इस प्रकार जो है इसमें तीसरा जो है गलत है, बाकी 1 2 सही है। तो यहाँ पर विकल्प बी जो है सही उत्तर होगा, 1 2 सही है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न यहाँ पे ये कर है, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। विकल्प ए ये कह रहा है कि उसने गैर मुस्लिम तीर्थ यात्रियों पर जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो उसने जो है उसने गैर मुस्लिम तीर्थयात्रियों पर जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उसके शासनकाल में किसानों से किसी भी प्रकार की भूमि राजस्व नहीं लिया जाता था। और तीसरा ये कह रहा है कि उसने घोड़े की दागने की प्रणाली आरंभ की थी। तो यहाँ पर जो है सी विकल्प ही सही है, क्योंकि छद्मवेश में जो है अन्य सिपाही घोड़े के साथ उसके सैनिक समूह में शामिल हो जाते थे। तो इससे बचने के लिए जो है इसने घोड़े के दागने की प्रथा की प्रणाली शुरू की थी, और यही जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सही है। और इसने भी दास प्रथा को भी समाप्त करने का कार्य नहीं किया। विकल्प सी है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मृदु भांड दी गई है और उसकी अवधि की बात की जा रही है। बताना है उपयुक्त में से जो है इसमें कौन सा सही सुमेलित है। तो चित्रित धूसर मृदु भांड की बात की जा रही है और बताया जा रहा है प्रश्न में कि ये जो है ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी। तो क्या चित्रित मृदु धूसर भांड जो है ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी। तो यहाँ पर जो है पहला जो है कथन यहाँ पर सही है, और यदि पहला कथन यहाँ पर सही है तो विकल्प सी ही जो है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें से सही ही चुना है। इसका मतलब ये दोनों कथन जो है गलत है और विकल्प सी जी ही जो है यहाँ पर सही है। बात करें तो ये जो चित्रित धूसर मृदु भांड ये ऋग्वैदिक के स्थल से पाए गए हैं, लेकिन लोहे की वस्तुएं और अनाज इसमें जो है अनुपस्थित हैं ऋग्वैदिक काल में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद ये जो है लोहा का जो युग था उससे पहले के युग को जो है चित्रित धूसर मृदु भांड वाला युग माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद गैरिक के मृदुभांड की बात करें तो गैरिक जो मृदुभांड थी, ये गैरिक मृदुभांड जो है ये कांस्य युगीन संस्कृति से संबंध रखता है। इसके काल की बात करें तो 400 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के बीच का जो है ये काल है। इसमें पंजाब वाले क्षेत्र जो है शामिल होते हैं। इस प्रकार नवपाषाण काल से इसका कोई संबंध नहीं है। तीसरा कथन ये करा है कि उत्तरी काले पॉलिश सुधार ये हड़प्पा काल से संबंधित है। तो यहाँ पर गलत है। ये मौर्य युगीन जो है मौर्य काल के जो है संस्कृति से संबंधित है उत्तरी काले पॉलिशदार मृदुभांड। और यहाँ पर जो है तीसरा कथन भी जो है गलत है। सिर्फ विकल्प ए जो है यहाँ पर सही है, विकल्प सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न यहाँ पे ये करा है, राष्ट्रकूटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। पहला कथन यहाँ पे ये करा है कि ग्राम पतियों और ग्राम लेखागार का जो पद होता था वो सामान्यतः वंशानुगत होता था। तो यहाँ पर जो है पहला कथन यहाँ पर सही है, क्योंकि राष्ट्रकूट जो साम्राज्य था उसको कई प्रांतों में विभाजित किया गया था और जिन्हें जो है
राष्ट्रपति के नियंत्रण में राष्ट्र कहा जाता था और इनको जो है विषय पतियों द्वारा विषयों तथा जिला में विभाजित किया गया था अलग अलग। और उस विषय को भुक्ति में विभाजित किया जाता जिसको भोगपति, जिसका जो प्रमुख होता था वो भोगपति होता था। और एक भुक्ति में जो है 50 से 70 गांव जो है शामिल होते थे और इसके जो अधिकारी होते थे वो डायरेक्ट रूप से केंद्र सरकार यानी कि राष्ट्रकूट साम्राज्य में जो राजा होते थे उसके द्वारा जो है नियुक्त किए जाते थे। और इसमें जो ये पद है ये वंशानुगत होते थे। पहला कथन यहाँ पर सही है, पहला कथन सही है, तो विकल्प बी डी जो है गलत है। दूसरा कथन ये कराए कि सामंती प्रशासन का जो है पूर्ण अभाव था, तो यहाँ पर जो है यह कहना गलत होगा। वंशानुगत अधिकारी के जब उसका उदय होता है तो ग्राम समुदाय और समितियां जो है कमजोर हो जाती हैं और केंद्रीय शासक के लिए भी जो है उन पर अपनी सत्ता का दावा करना और नियंत्रित करना कठिन हो गया। तो धीरे धीरे जो है इसने सामंतवाद को विकसित करने का प्रयास किया और यहाँ पर दूसरा कथन जो है गलत है क्योंकि यहाँ पर अभाव की बात कही जा रही है और इसलिए जो है विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न यहाँ पे ये करा है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उत्तर भारत में मौर्य पूर्व अवधि यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व की थी। तो इसमें जो है बताना है कि मौर्य पूर्व अवधि की बात जो है यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जब आते हैं और मौर्य काल जब शुरू होता है उससे पहले की बात। उससे पहले जो है बुद्ध होते हैं और बुद्ध के समकालीन जो है बिंबिसार है, तो उसी समय की जो है बात हो रही है। बिंबिसार और बुद्ध के समकालीन समय की बात हो रही है और उस समय जो है ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन कौन जो है मौर्य पूर्व अवधि की थी। तो आहत सिक्के की बात करें तो इसका भी जो है सबसे पहले चर्चा, ये धातु के सिक्के होते थे और इसको जो है खुरच कर बनाया जाता था इसलिए इसे आहत सिक्का कहा जाता है। तो इसलिए ये बुद्ध के समय जो है इस प्रकार के सिक्के के उदाहरण मिलते हैं। पहला कथन जो है यहाँ पर सही है, पहला कथन सही है, विकल्प भी गलत है। दूसरा कथन ये करा है श्रेणी व्यवस्था। तो शिल्पी जो होते थे, जो नक्काशी और शिल्पकारी करते थे, तो इन लोगों की जो है श्रेणियां होती थी और उस समय जो है 18 शिल्पी संघ और श्रेणियां जो है मौजूद थी। इस प्रकार दूसरा कथन भी जो है यहाँ पर सही है। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य से पहले की बात है और यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है सही हो गया। तीसरे कथन की बात करें तो धान रोपाई की तकनीक, तो उस समय के जो पाली और संस्कृत ग्रंथ है उसमें रोपाई शब्द का जो है कई बार उपयोग किया गया है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले के समय का है और इस प्रकार जो है धान रोपाई की तकनीक का भी जो है उसमें ज्ञान हो गया था। तो 1 2 3 जो है यहाँ पर तीनों कथन सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न यहाँ पे ये करा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर प्राचीन नाम दिया गया है और यहाँ पर जो है ऋग वैदिक से में जो नाम दिए गए हैं ये आधुनिक नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला जो है परुष्णी कहा जा रहा है जो कि झेलम का नाम बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है यही गलत है, झेलम का नाम जो है वितस्ता नाम से जो है ऋग्वैदिक नदियों में इसका नाम दिया गया है, इसलिए पहला कथन जो है गलत है, पहला कथन गलत है। तो यहाँ पर जो है विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिपाशा जो है ब्यास नदी को कहा जाता है, ऋग्वैदिक नाम है। अस्किनी वहीं चेनाब का नाम है। वहीं सतुद्री की बात करें तो ये सतलज का नाम है। वितस्ता जो है झेलम का नाम है। कुब्भा जो है काबुल का नाम है, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद सदा नीरा की बात करें तो ये गंडक नदी का नाम है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर जो है पहला गलत है क्योंकि परुष्णी जो बात करें तो परुष्णी जो है ये रावी नदी का नाम है। वहीं झेलम के नाम की बात करें तो इसका नाम बितस्ता है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न यहाँ पे ये करा है, हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के आपातकालीन उपचार हेतु रेमडेसिविर का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की। इस संदर्भ में रेमडेसिविर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये करा है कि यह वायरल रोगों के उपचार के लिए भारत में आविष्कृत कहा जा रहा है कम लागत वाली जेनरिक दवा है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन गलत है, ये भारत में आविष्कृत नहीं है। दूसरा कथन ये करा है कि इसका उपयोग इबोला के विरुद्ध एक उपचार में किया गया है, तो ये जो है दूसरा कथन सही है। तो विकल्प बी जो है यहाँ पर इसका सिर्फ सही उत्तर होगा।
तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो इन्होंने जो है आपातकालीन उपयोग के अंतर्गत कोविड-19 के रोगियों के उपचार के लिए ये जो एंटीवायरल दवा है रेमडेसिविर, इसके प्रयोग की अनुमति प्रदान कर दी है। बात करें सीडीएसओ की, तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कोविड-19 के उपचार के लिए पिछले माह में 5 दवाओं का अनुमोदन किया, जिसमें 2 एंटीवायरल है, एगो रेमडेसिविर और एगो फेविपिराविर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 3 गो दवा ऐसा है जो लक्षण को कम करता है, जिसमें डेक्सामेथासोन और टोसिलिजुमैब और इटोलिजुमैब है। ये 3 जो है दवा लक्षण को कम करने के लिए। यहाँ पर जो है आपका सही उत्तर जो है विकल्प बी है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। विश्व की सबसे बड़ी एकास्म यानी कि एक ही जो है चट्टान को काट कर यह बनाई गई संरचना है, ऊपर से नीचे की तरफ ये बनाई गई थी। और इस प्रकार जो है यहाँ पर पहला कथन जो है सही है। पहला कथन सही है तो विकल्प बी गलत है। मंदिर के भीतर शेषशायी विष्णु की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कि गलत है। यह जो है बात करें तो ये जो है विष्णु की विशाल प्रतिमा, ये दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ में है, यूपी में पड़ता है ये। तो ये वहाँ की बात है। और ये जो एलोरा की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर जो है ये दूसरा कथन गलत हो गया, पहला सही है। दूसरा कथन यदि गलत है तो यहाँ पर विकल्प डी भी गलत हो गया। तीसरा कथन ये कह रहा है कि विभिन्न मामलों में यह महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में है, इसके रथ के समान प्रतीत होता है। तो इसकी जो रचना और संरचना है कुछ मामलों में जो है या इनके महाबलीपुरम के रथ के समान जो है एलोरा की जो चट्टान को काट कर बनाया गया है ये प्रतीत होता है। और इस प्रकार जो है तीसरा जो है यहाँ पर सही है। यदि तीसरा कथन सही है तो यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर होगा। एक और 3 कथन जो है यहाँ पर सही है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है उपयुक्त कथनों द्वारा निम्नलिखित में से किस दर्शन का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर यह जो है फिलॉसफी की बात की गई कि कौन सा जो है फिलॉसफी यहाँ पर किसके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर पहला कथन ये कर रहा है कि चाबार्क इस दर्शन का मुख्य प्रतिपादक था। इस दर्शन की प्रकृति भौतिकवादी है। इसने किसी अन्य लोक में अविश्वास को प्रदर्शित किया और अलौकिक सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकार दिया। तो ये जो है किस दर्शन की यहाँ पर बात हो रही है, ये बात जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो चूंकि यहाँ पर इसकी प्रकृति भौतिकवादी थी, इसका मतलब ये भौतिकवादी दर्शन की बात हो रही है। भौतिकवादी दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहते हैं। और भौतिकवादी दर्शन को यदि लोकायत दर्शन करते हैं तो चावर्क ने जो है लोकायत दर्शन का प्रतिपादन किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न यहाँ पे ये करा है मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरे आ रहे हैं। यहाँ पर मौर्योत्तर काल की बात हो रही है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंश है ये मौर्य वंश समाप्त हो जाता है, उसके बाद की बात हो रही है। पहला यहाँ कौन सा जो है इसमें कथन सही है, ये बात जो है यहाँ पर आपको बतानी है। पहला ये करा है कि शक संवत महानतम शक शासक रुद्र दामन द्वारा आरंभ किया गया। तो क्या शक संवत महानतम शासक रुद्र दामन द्वारा आरंभ किया गया? तो यहाँ पर जो है रुद्र दामन की बात हो रही है, जो कि गलत है। शक जिन्हें स्किथी के नाम से भी जाना जाता था, इसकी 2 पृथक शाखाएं थी। एक तक्षशिला में शासन करने वाले को उत्तरी क्षत्रप कहा जाता था, वहीं महाराष्ट्र पर जो है पर शासन करने वाले को पश्चिमी क्षत्रप कहा जाता था। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में भारत में शक संसद का संस्थापक जो था वो माओस था। और इस प्रकार जो है ये कथन जो है गलत है। माओस का जो बेटा था उसका नाम एजेज प्रथम था, ये इसका जो है उत्तराधिकारी था। पहला जो है यहाँ पर विकल्प गलत है। दूसरा कह रहा है कि कुषाण वंश की स्थापना कनिष्क द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर जो है दूसरा कथन भी गलत है। ये यूची जनजाति से संबंधित है कुषाण वंश, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया है कुषाण वंश का। सर्वप्रथम ये बैक्टीरिया पहुँचे और वहाँ से जो है शकों को जो है हटा दिया और उसके बाद जो है काबुल घाटी की ओर बढ़ते हुए गंगार क्षेत्र पर कब्जा किया। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुजुल कैडफाइसिस था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुजुल कैडफाइसिस
फाइसिस था। उसने काबुल घाटी पर कब्जा किया और अपने नाम से सिक्के जारी किए। 78 से 120 ईस्वी तक जो है ये कैडिफाइसिस इसका उत्तराधिकारी बन के रहा है। यहाँ पर जो है पहला दूसरा भी गलत है। विकल्प सी ये कह रहा है कि भारत में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस के अधीन गॉडफोर्डन के दरबार में आए थे। तो यहाँ पर जो है तीसरा जो विकल्प है ये जो है मौर्योत्तरकाल काल के बाद सही है। चौथा की बात करें तो चौथा ये कह रहा है कि हिंद यवन शासक मिनांडर ने जैन धर्म को अपना लिया था। तो ये गलत है, इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था और यहाँ पर जो है ये भी विकल्प गलत है। तो इस प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा।